हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बोर्ड भी आपके नज़दीक आने लगे हैं, तो पढ़ाई पर अब पूरी तरह से लग जाओ। कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस एक ही चीज़ दिखाई जानी चाहिए कि हमें टारगेट है बोर्ड में जो करना है, जिसने अभी तक किसी ने करके ना दिखाया हो ऐसा करना है। ठीक है, तो वो टारगेट बना के चलेंगे सभी बच्चे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा अपोक्चयन अभिक्रियाएं। अपोक्चयन अभिक्रिया आज के बाद ना आपको ये दिक्कत नहीं हो सकती कि अपोक्चयन अभिक्रिया होती क्या है, सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बेटा अपोक्चयन अभिक्रिया क्या होती है, इन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें इससे पहले बेटा मैंने जो पहला लेक्चर है उसमें बताया था अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। चलिए बेटा, इन दोनों को मिलाकर अपचयन बनता है रिडॉक्स, यानी कि ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। अपोक्चयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हो तो उन्हें हम कहते हैं अपोक्चयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन देखिए, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। जैसे मान लो हमारे पास में एक रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4 SO4 पहचानने का एक तरीका बताऊंगा, बहुत आसानी से पहचान पाओगे इसके बाद में। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो होता क्या है जरा देखेंगे बेटा। मान लीजिए इस तरह से आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है ए और बी की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर दे रखी है ए और बी की फॉर्म में, तो पहले वाला जो पदार्थ होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा। पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तो आपको बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें पहले वाला पदार्थ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और ये वाला ऐसा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इस पर 2 नेगेटिव होता है और इस पर 2 पॉजिटिव होता है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो Zn पर 2 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा नेगेटिव वाले के पास जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी ZnSO4 ZnSO4 बचा के यहाँ से Cu रिएक्शन लिखना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसान है। ये डेनियल सेल पर होने वाली अभिक्रिया है, डेनियल सेल पर होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया है। ये संपूर्ण अभिक्रियाओं से मतलब एनोड पर होती है और कैथोड पर होती है। तो एनोड पर वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनका अपचयन होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एनोड है और कैथोड की अभिक्रिया लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूँ, जरा देखो कैसे। जैसे मान लीजिए Zn है यहाँ पर, तो Zn से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस पर 2 नेगेटिव और इस पर 2 पॉजिटिव, यानी कि Zn से Zn क्या हो रहा है, Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो Zn को हमें 2 इलेक्ट्रॉन दान करने हैं। जब भी ऑक्सीकरण हो आपको इलेक्ट्रॉन इधर की ओर लिखने हैं, जब भी ऑक्सीकरण हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन आपको इधर की ओर लिखने होते हैं। ठीक है, और अपचयन हो तो इधर की ओर। जैसे Cu यहाँ पर 2 पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है,
टू नेगेटिव हो रहा है। अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पर Zn की, तो Zn में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। और इसकी बात करूँ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मतलब इसने ग्रहण किए होंगे। तो जरा देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। समझ में आ जाएगा। देखिए Cu से Cu कितना है यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका जो 2 पॉजिटिव वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। भाई पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दान किए होंगे, अब इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, तो उस कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आने पर ही इसका जो पॉजिटिव चार्ज था जो इसने पहले दान किए थे वो खत्म हो चुकी है इसके ऊपर से, तो बचेगा क्या, केवल Cu। और यही मैंने बताया था, यहाँ पर बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इससे ये पता पड़ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो उनमें ऑक्सीकरण होता है, और जिनमें ऑक्सीकरण होता है वो किस पर होते हैं, एनोड पर। और जिनमें अपचयन हो रहा है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो वो होते हैं कैथोड पर। ये बात हमेशा याद रखेंगे सब बच्चे, ये बात बहुत अच्छे करके समझ में आ गई होगी। अब हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा, यहाँ से आपको अगर आपको निकालना भी हो, रिएक्शन भी निकालनी हो, तब भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यहाँ इधर जोड़ेंगे तो फिर ये इधर का जाएगा सिस्टम। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी आपको पहले तो आप केवल इतना याद रखेंगे कि आपको ये वाली रिएक्शन लिख के आनी है एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट हम करने वाले हैं संक्षारण। संक्षारण कोराइजन। चलिए इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, संचारण क्या होता है, जब कोई भी धातु नमी युक्त वायु के संपर्क में आती है या किसी अन्य रसायन के संपर्क में आती है तो उस धातु का संचारण होने लगता है। संचारण होने का मतलब वो धातु गलने लगती है, छोटे छोटे टुकड़ों में गलने लगती है, टूटने लगती है। इसी को कहते हैं धातुओं का संचारण। तो आपको आराम से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं लिखने वाला हूँ, जब कोई धातु नमी युक्त वायु या अन्य रसायन के संपर्क में आती है तो वह नष्ट होने लगती है। तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। याद हो गया होगा जरा सी देर में। देखो एक बार इसे रिपीट कर लो, सबको समझ में आ जाएगा। जब कोई धातु नमी युक्त वायु के संपर्क में आती है, जब कोई धातु नमी युक्त वायु के संपर्क में आती है या किसी रसायन के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और इसी घटना को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। अब देखिए हमें इसके लिखने पड़ेंगे बचाव। बचाव क्या है वो भी देख ले रहे हैं हम। बचाव
बचाव में हो जाएगा बच्चों। या तो हम कर सकते हैं मिश्रित धातु बनाकर, यानी कुछ धातुओं को मिलाकर जो धातु बनाई जाती है उन्हें कहते हैं मिश्रित धातु। तो एक तो हम कर सकते हैं बेटा मिश्रित धातु, मिश्रित धातु बनाकर, और हम एक काम और कर सकते हैं किसी भी धातु के ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसत लेपन द्वारा। परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर, और भी एक काम कर सकते हैं ग्रीस लगाकर, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे उपाय हैं जो आप और भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ईटीसी बस इतना सही है। 2 नंबरों का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। और सारे बच्चों को ये बातें समझ में आनी चाहिए कि जितना भी ये पढ़ाया जा रहा है अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आपको लाइक जरूर करना है, ठीक है। लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दिया करो यार। लास्ट में बच्चों हमारे पास बस एक ही टॉपिक बचता है वो इस चैप्टर का, और वो भी हम करेंगे अभी बिल्कुल जस्ट। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो बच्चों हम करने वाले इस टॉपिक को, विकृत गंधिता क्या होती है। देखिए मान लीजिए जैसे अपने घरों में जो खाना वगैरह बनता है तो वो खाने में तेल वगैरह या वसा वगैरह मिले हुए होते हैं। तो ये तेल या वसा जो होते हैं वायु के संपर्क में आने से इनमें दुर्गंध आने लगती है। जैसे खाना बहुत ज़्यादा समय हो जाए, ज़्यादा समय हो जाए तो ज़्यादा आफ्टर सम टाइम के बाद ही खाना जो है बेकार होने लगता है, खाना जो है बेकार होने लगता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। जो दुर्गंध आती है उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। जो दुर्गंध आती है उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए विकृत गंधिता, इंग्लिश में कहते हैं इसे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थ तेल या वसा के कारण ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत होकर होकर के कारण ऑक्सीकृत होने पर इनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं।
कहते हैं। बचा बचा तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए आपने घरों में भी कई बार देखा होगा कि खाने को किसी ऐसे प्लेस पर रख दिया जाता है जहाँ पर वो स्थान ठंडा हो। गर्मी के कारण वो बहुत जल्दी अपचयित या ऑक्सीकरित हो जाते हैं, तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में देखो होगा क्या, जरा देखिए। खाने को खाने को या ऐसे लिख दो खाद्य पदार्थों, खाने को फ्रिज में रखना। आपने एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देखी होगी, कभी कभी आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे बहुत ज़्यादा। चिप्स के पैकेट जो होते हैं उनमें तेल मिला हुआ होता है, ये तेल जो होता है वायु के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के कारण उसमें क्या होता है, गंध फैलने लगती है, ठीक है। तो आपने चिप्स देखे होंगे, अगर आप कोई 10 रुपये का भी पैकेट ले रहे हो तो वो पैकेट बहुत फूला हुआ होता है, लेकिन उसमें चिप्स निकलते हैं जरा से। तो जो चिप्स निकलते हैं वो जरा से चिप्स निकल रहे हैं, तो उसमें वो नहीं है। उसमें दिक्कत क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जा रहा है। किसको भरा जा रहा है, नाइट्रोजन गैस को, जिससे कि उसके अंदर जो चिप्स भरे गए हैं वो ऑक्सीकृत ना हो, ऑक्सीकृत ना हो। चिप्स के पैकेट में चिप्स के पैकेट में ETC। तो बच्चों आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज का ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।